हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स 12th एनसीईआरटी का चैप्टर है और ये कॉम्पिटिटिव में भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जेईई मेंस, नीट, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड के अंदर 4 to 5 मार्क्स का इसका वेटेज जनरली रहता है और कॉम्पिटिटिव में भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसका। और ये चैप्टर बहुत इजी है, थोड़ा सा पेशेंस और रेगुलरिटी के साथ अपन इसको डिस्कस करेंगे और आप इसको मेरे साथ रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तो इसके आप कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन भी सारे सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा मैथमेटिकल है लेकिन बहुत इजी है ये। 11th के अंदर हमने किसी भी रिएक्शन का थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट डिस्कस करते थे और यहां पर काइनेटिक एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट और काइनेटिक एस्पेक्ट। थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट के अंदर हम उस रिएक्शन की फिजिबिलिटी देखते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में देखते थे कि जिन रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है वो स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी अगर रिएक्शन का 0 आ गया तो इक्विलिब्रियम पर है। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। सिमिलरली हम देखते थे किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किसी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये सारे थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट हुए, डेल्टा जी, डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा जी हमें ये बताता है उसकी फिजिबिलिटी कि वो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। सिमिलरली इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते थे किसी भी रिएक्शन का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। बेसिकली एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमको रिएक्शन का एक्सटेंट मालूम पड़ता है, वो किस हद तक होगी, कितनी होगी, 80% होगी, 20% होगी, ये मालूम पड़ता है हमारे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। जैसे अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है तो डेफिनेटली उसके अंदर प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, यानी अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो हायर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताता है? रिएक्शन का हायर एक्सटेंट। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है। इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बहुत कम ही कन्वर्ट हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है। इसका मतलब रिएक्शन का एक्सटेंट कम है। तो हम ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप समझ गए? थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट बहुत बार एग्जाम में, आप थ्योरी में, क्वेश्चंस में थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट और काइनेटिक एस्पेक्ट लिखा हुआ रहता है। तो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट मतलब उसका डेल्टा जी, डेल्टा एच, उसकी फिजिबिलिटी, उसका एक्सटेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इसके थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट में आते हैं। और काइनेटिक एस्पेक्ट का मतलब स्पीड, गति, उसकी क्या स्पीड है, वो किस रेट से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है। और 11th के अंदर हमने कभी भी किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस नहीं किया है तो बहुत कम किया। किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब एक्टिव मास क्या है? बेसिकली एक्टिव मास है मोलर कंसंट्रेशन पर। कौन सी मोलर कंसंट्रेशन? इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव मास एंड मोलर कंसंट्रेशन? एक्टिव मास इज अ इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन। तो इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन ये दो अलग अलग टर्म है। इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन एंड मोलर कंसंट्रेशन, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन को ही हम एक्टिव मास बोलते हैं। तो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है सर एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन में? तो एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस है वो मैं सिंपल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे मेरी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मेरी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और 40 स्टूडेंट
मेरी क्लास में है और मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरी क्लास की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 40। अब उन 40 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट ऐसे जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, मेरी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, वो उनका ध्यान उधर उधर कहीं है। तो मेरी क्लास का एक्टिव मास कितना हुआ, मेरी क्लास का इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितना हुआ 35। मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेंट हैं स्टूडेंट, वो आ जाएंगे एक्टिव मास में, और जो सारे स्टूडेंट है उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है पढ़ने में पर क्लास में बैठा है, तो वो आ जाएगा कंसंट्रेशन में। तो एक्टिव मास किसी भी रिएक्शन के अंदर, एक्टिव मास वो है जो एक्टिवली पार्टिसिपेंट है। क्या होता है कि किसी भी वजह से रिएक्टेंट का कुछ पोर्शन किसी भी रीजन से, ठीक है, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो इनएक्टिव पार्ट हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो किस पे डिपेंड करेगी, एक्टिव मास पे। तो जिस तरह से मेरी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट है, तो मेरी क्लास का मोडल कंसंट्रेशन 40 है। अब उसमें से केवल 35 स्टूडेंट ढंग से पढ़ रहे हैं, 5 बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो मेरी क्लास का इफेक्टिव मोडल कंसंट्रेशन एक्टिव मास 35 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास होता है। अब यहां पर इस चैप्टर में ये क्लियर हो गया कि हमको डिस्कशन करना है रिएक्शन की रेट। लेकिन रिएक्शन की रेट के साथ साथ हम रिएक्शन का मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का, प्रेशर का और कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली तो रेट ऑफ रिएक्शन है, पर पैरेलल रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ रिएक्शन का मैकेनिज्म। आप बोलोगे रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, तो कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होकर एंड तक जाती है तो सर्टेन स्टेप्स के थ्रू जाती है। इन स्टेप्स को डिफाइन करना रिएक्शन मैकेनिज्म है। यानी किसी भी रिएक्शंस की जो इंटरमीडिएट डिफरेंट स्टेप्स होती है जिसके थ्रू वो इनिशियल से फाइनल स्टेट पे गया, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स, तो इट इज branch of physical chemistry which deals with the rate, mechanism of a chemical reaction and influence of various factors such as concentration, temperature, pressure, catalyst on the chemical reaction rate is called chemical kinetics। यानी रेट, इसमें रेट देखनी है, मैकेनिज्म देखना है, और प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या पड़ता है, ये सारा डिस्कशन स्टडी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आता है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि हम किस तरह की रिएक्शन की रेट को डिस्कस करते हैं या इन प्रैक्टिस में लाते हैं। तो रिएक्शन 3 तरह की होती है, वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस आयनिक रिएक्शंस होती है, जैसे मेरे पास एक्वस NaCl का सॉल्यूशन है, एक्वस NaCl का सॉल्यूशन है, एक्वस AgNO3 का सॉल्यूशन है, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है। ये दोनों आयनिक कंपाउंड है, आयंस ऑलरेडी सॉल्यूशन में अवेलेबल हैं। जैसे ही मैंने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, इमीडिएटली AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, इमीडिएटली आ गया, पलक झपकते आ गया, 10⁻⁻6 सेकंड में ही आ गया। तो इतना जल्दी आ गया, मतलब आप देखो रिएक्शन कितना फास्ट है, तो इनको बोलेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। 11th में क्वेश्चन भी था कि व्हाई आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट, तो हम लिखेंगे आयनिक रिएक्शंस के में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके सॉल्यूशन में आयंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, इनमें कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती है। 2 डिफरेंट आयनिक सॉल्यूशन जैसे मिक्स होते हैं तो उनके आयंस एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्ट से अट्रैक्ट करके कंबाइन करके प्रोडक्ट वाले रिजल्ट इमीडिएटली दे देते हैं। तो कोई रिएक्शन 10⁻⁻6 सेकंड में हो रही है, चाहे 10⁻⁻2 सेकंड में हो रही है, चाहे 10⁻⁻4 सेकंड में आ रही है, इन सबको वेरी फास्ट रिएक्शन कहेंगे। और इन फास्ट रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स यानी रेट्स को इतना सिग्निफिकेंटली हम नहीं लेते हैं, क्योंकि फास्ट रिएक्शन को सारी एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं और बोलते हैं ये वेरी फास्ट है। और वेरी स्लो रिएक्शंस वो होती है जो बहुत लंबे टाइम तक, जिनको कंप्लीट होने में मंथ लग रहे हैं, ईयर लग रहे हैं,
ठीक है। जैसे रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का जो डीके है, C14 का जो डीके है, ठीक है ना, इसको C14 C12 में कन्वर्ट होता है, तो इसके अंदर करीब करीब 1000 साल लग जाता है। तो ये वेरी स्लो रिएक्शन हो गई। और ये इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो उसको भी हम वेरी स्लो रिएक्शन में रखेंगे। आपने कोई आयरन का ऑब्जेक्ट आज परचेस करके रूम में रख दिया या कहीं पर भी रख दिया, तो आप इमीडिएटली 2 या 4 दिन बाद थोड़ी रस्ट दिखेगी, 8, 9, 10 महीने बाद रस्ट दिखेगी। तो ये स्लो धीरे धीरे रस्टिंग हुआ। सिल्वर का टर्निशिंग जो है, सिल्वर पर जो कोरोजन है, सिल्वर पर जो ब्लैकनेस आती है, वो 5-6 साल में आती है। इसका मतलब सिल्वर पर जो कोरोजन रिएक्शन हुआ वो वेरी स्लो रिएक्शन है। हमने एक क्लोज कंटेनर में H2 और O2 प्लेटिनम पाउडर के प्रेजेंस में भर दी, ठीक है, करीब 2-2.5 साल बाद H2O बनता है, तो वेरी स्लो रिएक्शन हो गई। इन रिएक्शन की भी काइनेटिक्स सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट किन की होती है? सिग्निफिकेंट काइनेटिक मॉडरेट रिएक्शंस की होती है। ये रिएक्शन ऐसी होती है जो 1 आवर में कंप्लीट हो रही है, 3 आवर में, 5 आवर में, 10 आवर में, 30 मिनट में, 40 मिनट में, 5 मिनट में। तो ऐसी रिएक्शन को मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। मॉडरेट रिएक्शन के एग्जाम्पल आप बहुत सारे जानते हो, जो अधिकतर बुक्स में लिखी हुई हैं। जो 11 की बुक्स में जो भी रिएक्शन देख रहे हो, मोस्टली मॉडरेट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। जैसे एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो गया एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा और इथाइल एल्कोहल बन जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज द एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। एल्कोहल है CH3CH2OH, इसका एसिडिक KMnO4 में ऑक्सीडेशन हुआ, करीब 10 मिनट में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो एसिडिक एसिड बन जाता है एल्कोहल से, ठीक है। और इस तरह से काफी सारी रिएक्शन हैं जो CH3CH2Cl प्लस एक्वस KOH, तो CH3CH2OH प्लस KCl, ये सारी मॉडरेट रिएक्शन में आती है। इन मॉडरेट रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शंस हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम सबसे पहले व्हाट यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। यानी चेंज इन, या तो रिएक्टेंट किस स्पीड से चेंज हो रहे हैं या प्रोडक्ट किस स्पीड से चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। सिंपली अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। तो हम देखें इसको थोड़े से पहले एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि मैं यहां पर, मेरे पास एक रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो A इज द रिएक्टेंट एंड B इज द प्रोडक्ट। इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट मैक्सिमम है और प्रोडक्ट 0 है। जब हम कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट लेके तो स्टार्ट करते हैं, तो उस समय हमारे पास प्रोडक्ट कितना था, 0। अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट कहां से आया। तो उसी तरह से इस स्टार्टिंग में तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम है, ये वाला कंसंट्रेशन मैक्सिमम है और ये 0 है, और हम इसको बोलेंगे T इक्वल्स टू 0। T इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है इनिशियली अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कोई बस स्टैंड पे खड़ी है तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 0। चलना स्टार्ट करेगी तो ही तो वो डिस्टेंस कवर करना या उसकी डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट करेगी, और टाइम के साथ वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करती जाएगी। इसी तरह से इनिशियली रिएक्टेंट मैक्सिमम है, प्रोडक्ट 0 है। अब क्या होने लगा, यानी मैं ये कहूंगा कि अगर इसका अमाउंट ज्यादा है रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का जब अमाउंट ज्यादा है तो उसका एक्टिव मास भी ज्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। अब क्या होने लगा, अब होने ये लगा टाइम के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता जा रहा है, रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता जा रहा है। एक टाइम आएगा
जब रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता हुआ बहुत कम हो जाएगा, और जैसे जैसे रिएक्टेंट घटता जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, और ये फाइनली प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। फाइनली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये तो ये क्या होता जा रहा है, यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, एक्टिव मास कम होता जा रहा है, टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। पता चला T = T1 10 सेकंड पर ये सिचुएशन आ गई, या 1 मिनट के बाद ये सिचुएशन आ गई, 2 मिनट के बाद ये सिचुएशन आ गई, 3 मिनट के बाद ये सिचुएशन आ गई। ये इस तरह से ये गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो आप क्या देख रहे हो, अब जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन स्लो होता जाएगा। यहां ध्यान दो, यहां रिएक्टेंट बहुत तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी रिएक्टेंट बहुत तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहां इसकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लो हो गई, या और स्लो हो गई, या और स्लो हो गई, या बहुत स्लो हो गई, और आते आते लास्ट में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएगा। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएगा, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन भी इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएगी। हम बोलेंगे रिएक्शन स्टॉप हो गई। पर थ्योरेटिकली आइडियल कंडीशन की बात करें, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन जीरो नहीं हुई, इनफाइनाइटली स्मॉल हुई। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता गया, तो एक टाइम ऐसा आया रिएक्शन में, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होते होते एक टाइम ऐसा आया जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनफाइनाइटली स्मॉल हो गया, एक्टिव मास इनफाइनाइटली स्मॉल हो गया, तो वो इनफाइनाइटली स्मॉल रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर वो इनफाइनाइटली स्मॉल रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कब तक चलेगा? इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। तो आपको कोई पूछे कि किसी भी रिएक्शन का आइडियल कंडीशन में लाइफ पीरियड कितना होता है, तो टोटल लाइफ पीरियड इनफाइनाइट होता है। पर मैंने क्या कहा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद रिएक्शन की रेट इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो हम बोलते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन नेवर बी जीरो, ये ध्यान रखना। अगर किसी कॉम्पिटिटिव में कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लिख दोगे रेट ऑफ रिएक्शन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होती है, इनफाइनाइटली स्मॉल रहेगी, पर रहेगी। लाइफ टाइम कितना है? इनफाइनाइट है। तो अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, अगर हम यहां पर ये देखें तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ विथ स्पेंड ऑफ टाइम, विथ टाइम क्या हो रहा है, विथ टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम के बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये एरो लगा, ये एरो डाउनवर्ड में लगा दिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। तो टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रही है। अब आप देख लो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जा रही है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जा रही है। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन directly proportional to what, directly proportional to what, in general concentration or active mass of concentration of reactant upon concentration of product। देखो सीधी बात है, कंफ्यूजन नहीं करना है, इस प्रेजेंटेशन को देखो समझ में आ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है,
वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जा रही है। पर रिएक्टेंट अगर कम होता जा रहा है, अगर रिएक्टेंट कम होता जा रहा है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। मैं बोलूं एक रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत सारा बन चुका है, तो बताओ रिएक्शन की रेट कम है कि ज्यादा है? कम है। एक रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट, ये रहा देखो T5 पर देखो, एक रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत सारा बन चुका है, लास्ट में देखो, तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? उस समय रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगी, क्योंकि बचा हुआ रिएक्टेंट बहुत कम है। एक रिएक्शन में अभी रिएक्टेंट थोड़ा सा ही बना है, तो रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोडक्ट कम बना है, इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा पड़ा है। खैर, इसका मतलब हम यहां पर जो रिएक्शन की रेट लेते हैं वो दो टर्म में लेते हैं। रिएक्शन की जो रेट है वो हम दो टर्म में डिस्कस करते हैं। कैसे? इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम इंटरवल होता है पर 1 मिनट। अब हम किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो दो टर्म में डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रेट आर क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। पहले चलो रिएक्टेंट ले लेते हैं, और ध्यान दो तो क्या होगा? किसी भी रिएक्शन की रेट कैसे डिफाइन करते हैं? रिएक्टेंट के टर्म में और प्रोडक्ट के। समझो, जिस स्पीड से रिएक्टेंट गायब हो रहा है वही तो रेट ऑफ रिएक्शन। जिस स्पीड से रिएक्टेंट गायब हो रहा है वही तो रेट ऑफ रिएक्शन। जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है वही तो रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो हम यहां पर क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे डिक्रीजिंग, ये है डिक्रीजिंग, घटती हुई, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। यानी हम यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं R इक्वल्स टू माइनस ये रिएक्टेंट डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये साइन किसका होता है? 11 से पढ़ रहे हो बच्चों, एक्टिव मास का, कंसंट्रेशन का, इफेक्टिव कंसंट्रेशन का। जैसे ये है तो एक्टिव मास ऑफ बी हो गया, ये हो गया एक्टिव मास ऑफ ए। तो एनीवे तो रेट क्या हो जाएगी? नेगेटिव किसको बता रहा है? डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इंटरवल। ये माइनस डिक्रीजिंग को बता रहा है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गई इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लूं इन टर्म ऑफ, अब मैं यहां लिख रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी? देखो, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? जिस स्पीड से क्या बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से क्या बढ़ रहे हैं, तो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम इंटरवल। यानी यहां पर R की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस नहीं प्लस प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। तो आप दोनों में डिफरेंस देख लो, क्लियर दिख रहा है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को दो टर्म में डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इंटरवल। और इसका ये माइनस का न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये माइनस क्या बता रहा है? घटना। ये माइनस किसको बता रहा है? डिक्रीज होना, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इंटरवल। ये देखो, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन
और प्रोडक्ट विद टाइम इंटरवल। तो ये प्लस किसको बता रहा है? इंक्रीजिंग को। ये प्लस इंक्रीजिंग को बता रहा है। इसीलिए हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको हम रिएक्टेंट के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसीलिए आप बुक्स के अंदर जब रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पढ़ते हो, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखा हुआ होता है? तो बच्चों ये लिखा होता है प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब कंफ्यूजन क्लियर? प्लस माइनस डेल्टा सी, तो दोनों साइड एक साथ आएंगे नहीं, या प्लस का, तो ये समझो दोनों साइड एक साथ नहीं आते हैं, या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। अगर प्रोडक्ट के टर्म में है तो, अगर प्रोडक्ट के टर्म में है यानी यहां पर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। और अगर मैं रिएक्टेंट के टर्म में मिटा दिया, लेकिन यहां था रिएक्टेंट के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? आर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखा हुआ हो, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में डिस्कस की जा रही है? रिएक्टेंट के टर्म में। और अगर प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखा हुआ हो तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में डिस्कस की जा रही है? प्रोडक्ट के टर्म में। क्लियर? तो इसका मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, जिसको एक साथ कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी रेट या तो प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक, कब? रिएक्टेंट के टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में ये हो गया। और अगर रेट क्या लिखी हुई है? प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, तो इस केस में ये प्रोडक्ट के टर्म में लिखी हुई है। अब आपको क्लियर हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम इंटरवल। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। तो रेट का यूनिट क्या हो जाएगी? रेट की यूनिट हो गई, रेट की यूनिट हो गई, ये हो गई हमारी मोल पर लीटर। इसकी यूनिट तो क्या हो गई? मोल्स पर लीटर इनटू सेकंड इनवर्स, तो ये हुई सेकंड इनवर्स। लेकिन मैं क्लियर करूं, यहां पर यूनिट ये भी सही है, और अगर मैंने ये लिख दिया मोल्स पर लीटर इनटू मिनट इनवर्स तो ये भी सही है। अगर मैंने लिख दिया मोल लीटर इनवर्स इनटू हावर इनवर्स तो ये भी सही है। देखो यहां पर हमको रेट की जो यूनिट है उसमें हमको टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। क्या दिया हुआ है? टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप सेकंड इनवर्स भी यूज कर सकते हो, आप मिनट इनवर्स भी यूज कर सकते हो। ये तो मोल्स पर लीटर ही रहेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर सेकंड इनवर्स भी सही है, मिनट इनवर्स भी सही है, हावर्स इनवर्स भी सही है, इवन देन ईयर इनवर्स भी सही है, मंथ इनवर्स भी सही है। रीजन ये है कि यहां पर रिएक्शन को देखकर यूनिट डिसाइड करते हैं। अगर थोड़ी फास्ट, अब देखो मॉडरेट रिएक्शन में भी रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मॉडरेट, फास्ट, मॉडरेट इंटरमीडिएट एंड मॉडरेट स्लो। तो जैसे ये मॉडरेट फास्ट हो गई, ये मॉडरेट इंटरमीडिएट हो गई, ये मॉडरेट स्लो हो गई। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ रिएक्शन सेकंड्स में कंप्लीट हो रही है तो वहां हम टाइम की यूनिट सेकंड्स ले लेते हैं। कुछ रिएक्शन मिनट्स में कंप्लीट हो रही है तो वहां टाइम की यूनिट मिनट ले लेते हैं। कुछ रिएक्शन हावर्स में कंप्लीट हो रही है तो वहां टाइम की यूनिट हावर ले लेते हैं। फिर भी न्यूमेरिकल में बहुत बार मेंशन होता है मिनट और सेकंड और आवर्स, तो हम उस क्वेश्चन को रीड करके ये डिसाइड करेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर हमको यूनिट कौन सी यूज करनी है। वो क्वेश्चन करते वक्त आप अपने आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय और अच्छे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अब वापस आ गया ग्राफिकल प्रेजेंट, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन मैंने क्या कहा? इन टर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
तो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ reactant and now rate of reaction in term of in terms of product। ध्यान दो यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस, यहां पर मैं ले रहा हूं रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर जो चल रहा है वो चल रहा है रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पर टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या होगा, इनिशियली मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है जो मैक्सिमम है, इनिशियल कंसंट्रेशन ही मैक्सिमम, उसके बाद तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार कम ही होगा, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन लिया वो फिक्स है। अब यहां से जैसे ही टाइम के साथ रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाएगी। इस ग्राफ का स्लोप उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है, और अल्टीमेटली धीरे धीरे टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फाइनली वो y एक्सिस के वेरी 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 क्लोज पहुंच जाएगी, पर y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी, इनफाइनाइट टाइम के बाद करेगी। क्योंकि मैंने क्या कहा, जब कंसंट्रेशन इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाती है। अब हम यहां देखें तो ये देखो, ये T1 टाइम, ये T2 टाइम और ये T3 टाइम, ये टाइम बढ़ रहा है। टाइम के साथ ये C1 कंसंट्रेशन, C2 कंसंट्रेशन, C3 कंसंट्रेशन, ये स्मॉल r रिएक्टेंट को बता रहा है। C1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, C2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, C3 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और C1 कंसंट्रेशन पर रेट हो जाएगी R1, R2, R3। तो C1 ज्यादा है, C2 और कम है, C3 और कम है। C1, C2, C3, R1, R2, R3। कब? जब ये रिएक्टेंट है। इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट बात चल रही है। अब ध्यान दो आप, तो अब हम देखते हैं यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी वो आएगी R इक्वल टू माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा T। माइनस आएगा ना, क्योंकि डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां माइनस साइन आएगा। तो यहां पर हम देखो कैसे लिखेंगे, R इक्वल टू माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, माइनस डेल्टा C क्या हो जाएगा, C3 माइनस C1, T3 माइनस T1। और यहां पर जो है ये बेटा, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, तो ऊपर R लिख दिया मैंने, और यहां पर जो भी आंसर आएगा ओके। तो ये तो हो गया रिएक्टेंट के टर्म में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। अब हम यहां पर लिख रहे हैं रेट, यहां पर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के टर्म में क्या होगा, तो प्रोडक्ट के टर्म में तो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाता है। तो यहां पर देखो आप, y एक्सिस, x एक्सिस, तो यहां पर क्या लिखूंगा, रेट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट।
तो देखो बेटा, यहां पर तो रिएक्टेंट के टर्म में तो यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पर इधर क्या है, टाइम है। तो रिएक्टेंट तो इनिशियली मैक्सिमम होते हैं, तो मैक्सिमम से गोस टू जीरो, ठीक है, वो एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, जिसको मैं जीरो मान रहा हूं। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, लेकिन यहां पर तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट एग्जैक्टली जीरो होगा, क्योंकि रिएक्शन स्टार्टिंग नहीं हुआ तो प्रोडक्ट आएगा बेटा। अब क्या होगा, टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। इनिशियली प्रोडक्ट तेजी से बनेगा, टाइम के साथ फॉर्मेशन रेट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है तो प्रोडक्ट का बनना भी स्लो हो जाएगा। शुरू में तो बहुत तेजी से रिएक्टेंट गायब हो रहा है तो बहुत तेजी से प्रोडक्ट बन रहा है, धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो रिएक्टेंट कम गायब होगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा। एनीवे, तो ये तो हुआ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। अब क्या हुआ, अब इसमें देखो आप, ये हुआ, अब यहां पर ये हुआ हमारा T1, T2, T3, टाइम बढ़ रहा है, और यहां कंसंट्रेशन C1, C2 और ये C3, या रेट R1 या रेट R2 या रेट R3, इस पॉइंट्स पर ये किसका कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का। तो टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और एक टाइम ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट चला जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ना धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए स्लोप कम होता जा रहा है। तो यहां पर जो है वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनिशियली फिर और बढ़ा, टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है। और रेट क्या होती जाएगी, रेट तो वही है R1, R2 और R3। मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम होगी। हमको अभी मालूम है, मैंने आपको बता रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to active mass of reactant upon active mass of product। रेट की बात कर रहा हूं बेटा, ये रेट बताया था ना कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जा रही है। जैसे जैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाएगी। प्रोडक्ट ज्यादा है, एक रिएक्शन है, समझो बेटा, प्रोडक्ट ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है, प्रोडक्ट ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत सारा रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो रिएक्टेंट तो कम ही बचा है, रिएक्टेंट तो कम ही बचा है। तो रिएक्टेंट कम होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे इनिशियल, जब रिएक्शन इनिशियल स्टेट में होती है तो उस समय रिएक्टेंट ज्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, और इनिशियल स्टेट के अंदर प्रोडक्ट कम होता है। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा। तो ये रिलेशन समझ में आ गया आपको, और नहीं तो मैं अभी समझा ही चुका हूं, आप थोड़ा सा रिमाइंड करके वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दो अब आगे। अब यहां पर तो हमने लिखा डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर रेट क्या आएगी, यहां पर रेट आएगी R इक्वल्स टू प्लस डेल्टा C बाय डेल्टा T। ये प्लस डेल्टा C बाय डेल्टा T है, तो R इक्वल्स टू प्लस डेल्टा C इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T क्या हो जाएगा, प्लस C3 C3 माइनस C1 T3 माइनस T1, और यहां पर ये प्रोडक्ट वाला कंसंट्रेशन है। तो जब हम आप क्वेश्चन इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, दोनों के आंसर सेम आएंगे आपके पास। और अभी आप परेशान न हो, मैं इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर रिएक्शन के एक्चुअल एग्जांपल लेते हुए उनके डाटा यूज करते हुए
हम रिएक्टेंट के टर्म में भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, प्रोडक्ट के टर्म में भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, दोनों वैल्यूज सेम आएगी। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो R1 है और ये वाला जो R1 है, ये जो ग्राफ है मैंने एक ही रिएक्शन के लिए बनाया है। ये इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट है, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट है। ये R1 रेट है T1 टाइम पर और ये R1 रेट है T1 टाइम पे। तो ये वाली R1 और ये वाली R1 की वैल्यू बराबर होगी। इसी तरह से ये वाला R2 सपोज करो X है तो ये वाला R2 भी X आएगा। अगर ये R3 की वैल्यू Y आई है तो ये भी R3 की वैल्यू Y आएगी। मेरे कहने का मतलब R1, R2, R3 की जो वैल्यूज यहां पर आ रही है वो यहां पर आएगी। ठीक है, तो लेकिन ये अगर आपको डाउट कर रहा है तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि अब मुझे एक्चुअल रिएक्शंस के एग्जांपल उठाने हैं, जैसे PCl5 is PCl3 plus Cl2, N2 plus Trices2 is 2NH3। इस तरह से कुछ एग्जांपल लूंगा, उनके कुछ डेटा देंगे अपन और उससे अपन करके देखेंगे। और लेकिन ये सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि वहाँ हम रिएक्शन से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर।